जो जवान होते क्या वो भी मोबाइल फोन के नशे में है रील्स बनाने के? थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सावधान करने की ज़रूरत है लोगों को। जो रील बना रहे हैं उससे अनजाने कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो। जो जवान होते क्या वो भी मोबाइल फोन के नशे में है रील्स बनाने के, या ये सिस्टम बढ़ा है? नहीं, मोबाइल फ़ोन अभी तकरीबन सभी के पास है। हाँ, और हमारे जैसे अभी रील्स की बीमारी दुनिया में सबको लग गई है, तो क्या ये इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं अभी तक जवानों के बीच में तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उनके फैमिलीज़ में तो आ रहा है। उनके लेडीज़ बना रहे हैं, उनके बच्चे भी थोड़ा थोड़ा बनाने लगे हैं। और हमें थोड़ा सा इसके ऊपर हालांकि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हमें सावधान करने की ज़रूरत है लोगों को कि जो रील बना रहे हैं उससे अनजाने कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, कि बैकग्राउंड में कोई इक्विपमेंट नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड तो होता ही है। या कहे कि मैं फलाने इलाके में हूँ, या मैं अपने पति के साथ बठिंडा में हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस जो आते थे, तो ऐसे भी होने की आशंका तो हमेशा रहेगी। हनी ट्रैप भी तो होता होगा ना सर, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे मीडिया जो फ्रेंड हैं जो जियो पॉलिटिक्स पे रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं हमें तक कोशिश करते हैं वो ट्रैप करने की, कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल, क्योंकि हम फौज कवर करते हैं। तो आई एम श्योर जवानों को भी करते होंगे, बहुत सारी खबरें भी आती रहती है। तो आते रहते। तो ये पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब भी हनी ट्रैपिंग तो होती थी। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लोगों को हनी ट्रैप किया गया, जर्मन्स ने ब्रिटिश पर, वाइस वर्सा जापानीज़। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के आने से शायद उसका जो पहुंच जो है वो बढ़ गया है, तो इसलिए हमें सावध रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो महिला सैनिक सर हैं, क्या उनको इन्फेंट्री जैसे डायरेक्ट कॉम्बैट में कभी तैनाती हो सकती है? मतलब इसको लेके बहुत ही डिवाइडेड ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन इससे पहले मैंने एक और किताब लिखी है, इसका नाम है कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। वो एक मर्डर मिस्ट्री है। नाइस। और उस मर्डर मिस्ट्री के हीरो हीरोइन एक रोहित और रेणुका है, जो एक नए कमीशन होते हैं। और रेणुका को मैंने इन्फेंट्री में डाला है। तो वो फिक्शन है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट जैसे मेरे यहाँ पर एक कर्नल आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनका लॉजिक ये था कि वो बहुत अच्छी हैं महिलाएं, सशक्त हैं, लेकिन जैसे अभिनंदन जी पाकिस्तान गए, अगर महिलाओं को लेकर हम एक थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, अगर उनके साथ थोड़ी बदसलूकी करें, देश का मोराल, फौज का मोराल डाउन हो जाएगा। तो उनको आप यूटिलाइज कीजिए दूसरे सेक्टर्स में, इन्फेंट्री, क्योंकि वहाँ पर कुछ डार्क ट्रूथ्स हैं, वहाँ पर उनकी आवश्यकता है। ये उनका लॉजिक था। राजेश पवार जी हमारे आए थे, कर्नल थे। इस पर आपका क्या लॉजिक है कि इन्फेंट्री में जाना चाहिए? अपने अभिनंदन की बात की, वो फाइटर पायलट है, लेकिन लेडीज विमेन फाइटर पायलट भी है। तो वो भी तो दुश्मन के एरिया में गिर सकते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। अगर वहाँ वो हो सकता है, तो इन्फेंट्री में अगर महिला है तो वो भी उसी मतलब रिस्क कैटेगरी में पड़ते हैं। तो यानी हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ज़रूर इन्फेंट्री सबसे सामने होती है, लेकिन बैटलफील्ड एरिया में इंजीनियर, सिग्नल, EME, उसमें महिला हैं। वो तो कम्बैट जोन में है। और जब एनिमी का एक्शन होता है, 10-12 किलोमीटर के एनिमी का एक्शन हो, वो अपने एरिया में घुस जाए, तो इस एरिया में ये नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री तैनात है, सारे टुकड़ियाँ तैनात होंगे, जिसमें जवान होंगे, मेल ऑफिसर्स होंगे, फीमेल ऑफिसर्स होंगे। तो किसी का पकड़े जाना, ये नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री वाले ऑफिसर्स ही पकड़े जाते हैं या PAW होते हैं, वो सभी लोग। मेरे यहाँ फौज से यशिका त्यागी जी आई थी, तो कहीं जब मैं नई गई थी, तो कई जवानों का हाथ उठने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था वो एक्सेप्टेंस में कि मैडम भी कैप्टन है, कर्नल है। अभी तो उन्होंने कहा, फिर वो धीरे धीरे हुआ अभी कि हम उससे काफ़ी आगे बढ़ मैडम सर, हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल शुरुआत का बताया। 20 साल अभी हो गए विमेन आर्मी में है। तो शी सेड कि हम एम्बिशियस हैं, हम लड़कियां कभी संतुष्ट नहीं होते, हमने हमेशा ज़्यादा मांगते मांगते अब हमारी तमन्ना है कि हम एक आर्मी चीफ का हेड जो हो वो भी कभी महिला हो। बनेंगे, क्यों नहीं। तो जब मैं आखिर में NDA में गया था, लास्ट पासिंग आउट परेड में, रिटायर होने से पहले, तो उस मीडिया इंटरेक्शन में यही मेरे से पूछा गया कि ex-NDA पहले महिला चीफ कब बन सकती है। तो मैंने क्विक कैलकुलेशन किया, मैंने कहा कुछ 40-42 साल लगेंगे। नाइस।
सर, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी के साहस को आप कैसे देखते हो? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और एक बार ये दिखाया है कि तीनों सेनाओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना अच्छा है। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत भारी जीत हासिल की है, और हमने बालाकोट से कुछ सबक सीखे, क्योंकि बालाकोट के बाद लोग पूछते रहे कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है, किसी को विश्वास नहीं हो कि हमने कोई कार्रवाई की है। तो उससे सीख लेते हुए इस बार हमने सबूत भी दिखाए, हैंगरों में जो बड़े बड़े डैमेज हुए वगैरह वगैरह। तो कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था ये। इंडियन आर्मी का पॉलिटिकल पार्टियां उसका राजनीतिकरण करती हैं, जैसे सबूत वाली बात हुई, इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया कि हमने हमला किया, सबूत मांग गया, या दोनों साइड से पूछ रहा हूं मैं, क्या सरकार उनके काम को बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक लाभ लेती है, या विपक्ष आर्मी की जो योग्यता है उसको लेकर क्वेश्चन करती है? क्या ये दोनों में से दोनों गलत है? हाँ, तो मैं तो हमेशा यही कहता आ रहा हूँ कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस को हमें पॉलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश की एक शक्ति है। अगर आप पड़ोसी देश देखो, जहाँ जहाँ आर्मी पॉलिटिक्स में घुसी है, उनका नुकसान नहीं हुआ है। तो ये टू वे ट्रैफिक होता है, वो भी हमें बीच में ना लाए, और हमारी भी कोशिश होगी कि हम बीच में ना पड़े, और यही सबके लिए बेहतर होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने 40 साल से अधिक देश की सेवा की, हर सफलता जो है वो कुर्बानियां लेकर आती है। आई एम श्योर आपने बहुत सारा त्याग परिवार के क्षेत्र में किया होगा। कभी ऐसा कोई लम्हा जिसका आपको मलाल हो कि आपको परिवार में होना चाहिए था, आप नहीं रहे जब आप देश की सेवा कर रहे थे? एक इंडिविजुअल इंस्टेंस तो नहीं, लेकिन ज़रूर ऐसे महसूस होता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो हर वक्त तो नहीं थे, और ख़ास करके जो शुरुआती साल होते हैं, मैं कहूँगा 5 साल की उम्र तक, जहाँ तकरीबन रोज़ाना ही कुछ नया बच्चा करता है। पहले पलटी, पहला कदम, पहले बार जब सॉलिड फूड खाने लगता है, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होते हैं वो हम मिस कर जाते हैं। लेकिन अभी मेरा एक पोता है, और अभी मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं पूरा समय उसके साथ गुजारता हूँ। तो जो वो अपने बच्चों के साथ में नहीं देख पाया या कर पाया, वो अभी वो मैं कर सकता हूँ, और उससे बड़ी खुशी होती है। क्या करियर गोल्स अब आपके हैं सर रिटायरमेंट के बाद? और कुछ तो करियर गोल्स होंगे। करियर गोल्स, किताबें मेरा टारगेट है, हर साल एक किताब, यानी हर साल एक पॉडकास्ट मेरा हो जाएगा। हाँ। तो पिछले साल कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी निकली, इस साल ये क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, और कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी का सीक्वल मतलब जो हीरो हीरोइन वही है, रोहित और रेणुका, लेकिन वो मिस्ट्री दूसरी है। तो वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेजेस। आपने नागालैंड में पीएचडी भी की है, मैंने सुना। हाँ। ये नागालैंड में पीएचडी करने का लॉजिक क्या सर था, और इससे कितना समझ मिलता है कि इलाके के बारे में जो शायद वैसे समझ में नहीं आता? नहीं, ज़रूर मैंने पीएचडी करने का फ़ैसला किया था, और शुरू में मुझे लगा कि मैं चीन के ऊपर ही पीएचडी करूं, क्योंकि चीन का काफ़ी उस वक्त में डिप्लॉयमेंट भी था। जैसे कर्नल जीएस पाकिस्तान और चाइना के ज़िक्र कर रहे थे, तब आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी मैं चाइना डेस्क ही संभाल रहा था, लेकिन अपॉइंटमेंट का नाम अलग था। लेकिन फिर जब सब्जेक्ट की बात आई, तो फिर वो गाइड ने कहा कि नहीं, अब देखो, आप चीन के ऊपर क्या करोगे, ना आप चीन जा पाओगे, ना आपको मैंडरिन आता है, आप रिसर्च सिर्फ कुर्सी में बैठ के इंटरनेट से ही करोगे। तो आपका ओरिजिनल थॉट क्या है पीएचडी में? पीएचडी इज़ नोइंग इन डेप्थ अबाउट अ स्मॉलर सब्जेक्ट, नॉट मोर अबाउट, नॉट लिटिल बिट अबाउट अ लार्ज थिंग। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप अपने पर्सनल टच ला पाओगे, पर्सनल एक्सपीरियंस ला पाओगे, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में जब सोचा, तब मैं 2 साल नागालैंड में था, और नागालैंड में कई लोगों से मैंने बात की थी, कई अच्छी चीज़ें देखी थी, कई चीज़ें देखी थी जहाँ पे सुधारना की ज़रूरत थी। और फिर जब मैंने ये आइडिया दिया कि ठीक है, फिर मैं नागालैंड में करता हूँ, जहाँ इंसर्जेंसी भी है, और मैं इंसर्जेंट ग्रुप के लीडर से भी मैं मिल चुका हूँ, वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर से भी मिल चुका हूँ। वहाँ पे मैंने सारे मेरे नीचे जो लोग थे उनके एरियाज़ देखे हैं, वहाँ के सरपंचों से बात की, आम
आदमी से बात की, तब उन्होंने कहा कि ये देखो अब आप सही लाइन पे आ रहे हो कि अभी आपका पर्सनल और ऑन फील्ड रिसर्च होगा। तो क्या निकला यूनिक, अगर कुछ शेयर करना चाहें पीएचडी में जो आपको यूनिकनेस लगी हो नागालैंड से? तो वो सब्जेक्ट ही इसको मतलब क्लियर कर देता है कि सब्जेक्ट था हार्मोनाइजिंग नागा कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द मॉडर्न एरा टू अशर इन पीस एंड डेवलपमेंट। तो मेरा थीसिस यही था कि जो रीत रिवाज वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो सदियों से आ रहे हैं, वो एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए पाबंदी है, और जब तक वो अपने आप को वो नहीं बदली करेंगे तब तक जो है वो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंसर्जेंसी रहेगी। वो सारा मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, पीस, डेवलपमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो उसका यही मेन नतीजा ये था कि आपको अपने कुछ ट्रेडिशंस जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको सही आगे बढ़ना है।